डियर एंड डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। आज हम और आप मिल करके एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज द वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक and which is today we are going to know about it and uh, uh, और हम एक ऐसे छोटे छोटे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पर मेंशन करते जाएंगे, और जहाँ पर भी आप लोग थोड़ा डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। और हमें बेहद खुशी हो रही है कि हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग इसमें क्या है कि एक बिफोर स्टार्टिंग द दिस वीडियो आई वांट टू रिक्वेस्ट वन थिंग, दैट इज life is the process of learning. Means it means learning process, never ending process. So kindly I'm requesting to you, the respected peoples, kindly come forward and discuss and share with our knowledge with each other. हम लोग अपने नॉलेज को डिस्कस भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, तो हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं और हम लोग अपने नॉलेज को इम्प्रोवाइज्ड कर सकते हैं। जो कि उसमें एक हमारी तरफ से डिस्कशन भी हो जाएगा, हमारी तरफ से एक लेक्चर हो जाएगा, और आप लोग हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और अपना नॉलेज हमें भी शेयर कर सकते हैं। तो हम लोग इस तरीके से अपने नॉलेज को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा जो ये टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो इसका मतलब क्या है कि व्हाट इज मीन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम इसको एक छोटे छोटे वर्ड में, छोटे छोटे शब्दों में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि हमारा इसका जो जो पॉइंट ये है कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में का कंपोजिशन क्या है। तो हम इसको कंपोजिट में डिस्क्राइब करेंगे ताकि हम लोगों को इजीली समझ में आ जाए और फिंगर टिप पर भी हो जाए। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि कि आप लोगों को बुक रेफर ना करनी पड़े और आसानी से याद भी रहे, और एग्ज़ाम के लिए या आप किसी भी कंपटीशन में बैठ करके आपको अच्छे तरीके से याद रहे, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए इसको हम कंपोजिट करते हैं। तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में सबसे पहला आता है प्लांट। प्लांट सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद आता है एनिमल्स, एनिमल, फिर उसके बाद आता है सेल्स। तो फिर इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये तीनों प्लांट, एनिमल और सेल, ये तीनों कंपोजिट हो करके ये क्या क्या बनाते हैं, क्या टारगेट, किस टारगेट पर जाते हैं, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। द बेसिक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमें इसका पता चल गया कि प्लांट प्लस एनिमल प्लस सेल्स, और ये तीनों कंपोजिशन जब मिलते हैं तो हम इसको डिफाइन क्या करते हैं, हमको रिजल्ट क्या मिलता है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का एग्जैक्ट मीनिंग ये हुआ। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से, आसानी से याद आ जाएगा। तो हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जो हमारा अगला स्लाइड है, इसकी इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जानने के लिए, थोड़ा डिटेल में जानने के लिए, तो चलिए हम इसको बोलते हैं कि रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक सबसे पहले, फर्स्टली, ए सेल वाज डिस्कवर्ड द टर्म कॉल्ड सेल, और
जो सबसे पहले डिस्कवर किए थे सेल्स को, उनका नाम है रॉबर्ट हुक। और उन्होंने सेल को ऐसा डिस्क्राइब किया है कि सेल जो है लैटिन वर्ड है, और जिसका मतलब होता है लिटिल रूम्स, छोटा रूम। एक हिंदी में आपको एक अच्छा सा, एक कितना प्यारा वर्ड है, इतनी सारी चीज़ें कितने छोटी चीज़ों में समझा दिए कि सेल्स जो है एक छोटे रूम से रूम के टाइप है। फॉर एग्जांपल, हमें सेल्स के बारे में अगर हम स्टडी करना चाहेंगे तो बहुत सारा है, बहुत लंबा जाएगा। लेकिन हम आपको धीरे धीरे इसमें समझाएंगे कि पहले यहाँ पर हम लोग ये समझते थे कि ये सेल जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है लिटिल रूम। और एक रूम में, फॉर एग्जांपल तौर पे, एक रूम में क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ होती हैं, और कैसे कैसे उसका यूटिलाइजेशन होता है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो हमने एग्जाम्पल तौर पे ये बताया है। और बाकी उसी तरीके से रॉबर्ट हुक ने लैटिन वर्ड में सेल को एक लिटिल रूम बनाया है। तो इसके बारे में हम और अच्छे तरीके से जानेंगे कि एक सेल अगर एक रूम, छोटा सा रूम है, तो उस रूम में क्या क्या है और क्या क्या होना चाहिए, उसके फीचर्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि लेवन हक 1671 में डिस्कवर the free living cell in pond of water with the improved microscope। तो उन्होंने क्या खोजा था कि हमारे जो फ्री लिविंग सेल हैं, जो फ्रीली रहते हैं, जो हमें पाए जाते हैं तालाब में, तालाब के पानी में, या और कहीं जैसे छोटे छोटे जगह में पानी इकट्ठे हुए रहते हैं। तो उसमें चाहे वो छोटे तालाब हुए, चाहे झील हुए, फॉर एग्जांपल तौर पे ले सकते हैं। तो हमने उसमें क्या पाया, उसमें हमको हमको उसमें क्या मिला। तो ये मतलब जो लेवन हक हैं, इन्होंने क्या खोजा है कि वो जो जो उसमें सेल्स पाए जाते हैं उसको माइक्रोस्कोप के जरिए, थ्रू माइक्रोस्कोप ही इम्प्रूव्ड दैट व्हाट टाइप ऑफ सेल्स एंड व्हाट टाइप ऑफ फीचर्स इन सेल्स कंपोजिशन ऑफ देयर्स। एंड वो उसमें जो है अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर दिए हैं। तो थर्ड पॉइंट ये आता है कि रॉबर्ट ब्राउन 1831 में वो डिस्कवर किए न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो हम आगे चलते चलते सारे एक एक चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे, और अच्छे तरीके से जानेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट हो गया कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में, 1665 में डिस्कवर किया था सेल का, जिसका उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि सेल जो है लैटिन वर्ड है, और जिसका मतलब होता है कि लिटिल रूम्स। और दूसरा चीज़ क्या है कि सेकंड वन जो आता है वो लेवन हक 1671 में, 1671 में, जो फ्री लिविंग सेल्स डिस्कवर किया था। और उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर किए, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस किए माइक्रोस्कोप के ज़रिए। और उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन 1831 में डिस्कवर किए थे न्यूक्लियस ऑफ द सेल का, जो हम लोग आगे अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, डिटेल में जानेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड जो क्या कहता है, पुरकिंस डिस्कवर किए थे प्रोटोप्लाज्म को। और जो यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस फॉर द सेल। तो हम इसमें क्या, हाँ, हम इसमें ये जो प्रोटोप्लाज्म का सिंपल सा मीनिंग होता है, ये प्रोटोप्लाज्म जो होता है, ये एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो जो कॉन्स्टिट्यूट करता है लिविंग न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म और प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। तो हम इसको एक छोटे में जान सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म इज द कलरलेस लिक्विड within a cell that comprises the cytoplasm, nucleus and organelles। तो यहाँ पर हम प्रोटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं कि ये कलरलेस है,
और ये लिक्विड फॉर्म में है। जो जो सेल्स comprises the cytoplasm, nucleus and organelles। एक्सप्लेनेशन के तौर पे ले लेते हैं कि ये सेल जो है मेड अप ऑफ सेल वॉल द कंटेंट प्रोटोप्लाज्म। ये जो प्रोटोप्लाज्म जो सेल होता है, तो इसमें एग्जांपल तौर पे हम बता रहे हैं कि ये जो सेल होता है, सेल इज ए मेड अप ऑफ सेल वॉल, तो दैट कंटेन्स प्रोटोप्लाज्म। तो हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा सेल। तो यहाँ पर हम आपको डिस्क्राइब भी कर देते हैं। सेल इज मेड अप ऑफ सेल वॉल, मेड अप ऑफ सेल वॉल दैट कंटेन्स प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होगा, तो जो हमने छोटे छोटी चीज़ें समझा दिया आपको कि जो सेल होता है वो मेड अप ऑफ होता है सेल वॉल, और सेल सेल वॉल का बना होता है जो विच इज कंटेन्स प्रोटोप्लाज्म। और द सेल थियरी दैट all plants and animals are composed of cells and cells, and the cell is basic unit of, and the cell is basic unit of life was presented by two biologists जिसका नाम है स्लाइडेन एंड स्वान। जिसका नाम है स्लाइडेन एंड स्वान। द सेल थियरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय, तो हमारा पहले पहले तो जो दो बायोलॉजिस्ट हैं, स्लाइडन है एंड स्वान है, और उसके बाद उसको और ब्रीफली या डिटेल में जो हमें जानकारी दी है उसका नाम है वर्च्यू। तो यहाँ पर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, और इट इज़ नाउ नोन एज द सिंगल सेल may constitute a whole organism as in amoeba. So Chlamydomonas, Paramecium, and bacteria, these organisms are called unicellular unicellular organism। जो हमारे पास जो हमारे छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, अमीबा फॉर एग्जांपल तौर पे अमीबा ले लेते हैं, क्लैमिडोमोनास ले लेते हैं, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सिंगल सेल के होते हैं। और ये इसको हम कह सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। जैसे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हमारे साथ आप बने रहिए, बहुत मज़ेदार क्लासेस होने वाले हैं, और हम आपको एक एक चीज़ बताते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर आ गया, पहले हमने उसमें पिछले स्लाइड में देख लिया है कि यूनिट सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, और दूसरा है क्या कि उसका एग्जांपल भी देख लिया। दूसरा चीज़ क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो सम ऑर्गेनिज्म हैव मल्टी सेलुलर बॉडी एंड हैव काउंटलेस नंबर ऑफ सेल्स। तो कुछ जो बहुत सारे बॉडीज़ के बने होते हैं, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जिस जिस सेल्स के बारे में हमें काउंट करने में बहुत मतलब जिस सेल्स के बारे में हम काउंट नहीं कर सकते कि वो सेल्स का नंबर कितना हो सकता है, तो उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और यहाँ पर क्या है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम सिंगल सेल। ये आप लोग मत भूलिएगा, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम सिंगल सेल, एंड द सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। तो उसको नेचुरली तरीके से जो सेल के ऊपर सेल सेल मतलब सेल डिवाइड करता है, और वो सेल को प्रोड्यूस करता है वो अपने हिसाब से। तो एग्जाम्पल हम एक यहाँ पर छोटा सा मेंशन किया है हमने, तो उसका नाम है एग्जाम्पल, ह्यूमन बॉडी में हैव 100 बिलियन एंड 100 बिलियन 1014 सेल्स।
100 billion 1000 protein cells. Some organism can also have cell of different kinds. तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल तौर पे एक हमने यहाँ पर छोटा सा डिस्क्राइब कर दिया है कि सेक्स सेल्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं, फैट सेल्स होते हैं, बोन सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं, नर्वस सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स होते हैं। जो मतलब हर एक का एक अलग अलग फीचर्स होता है, एक एक फंक्शन होता है बॉडी, हमारे बॉडी में। चाहे प्लांट का सेल्स, चाहे प्लांट की बॉडी हो, चाहे प्लांट सेल्स ले लीजिए, चाहे एनिमल सेल्स ले लीजिए, हर एक सेल्स का एक अपना इंडिविजुअल फीचर्स और फंक्शन है, जो अपने अपने जगह पर, अपने अपने वक्त पर, अपने अपने टाइम पर अपना अपना काम करते हैं। तो ये हुआ। और दूसरा, ये दूसरी चीज़ क्या है कि हम अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो उसमें आपको और अच्छी तरीके से हम देखिए, हम इतना हमने इतने अच्छे तरीके से हर चीज़ को बनाया है, और यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को प्रेजेंट किया है, ताकि आप लोगों को इसमें समझने में कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर अभी आ गया है नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज ए सेल मेड अप ऑफ। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन भी है कि व्हाट आर फंक्शनल रीजन ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर हमने आंसर भी मेंशन किया है कि आंसर में मेंशन किया है कि इफ वी स्टडी ए सेल अंडर माइक्रोस्कोप वी विल सी थ्री फीचर्स इन एवरी सेल। तो यहाँ पर जो आंसर है कि अगर हम सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो वहाँ पर हमें तीन फीचर्स दिखाई देते हैं एवरी सेल्स के। जो हर एक सेल्स में तीन फीचर्स दिखाई देते हैं। तो उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा है न्यूक्लियस, ये फर्स्ट हो गया, दूसरा हो गया न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर हमने एक सेल सेल का छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है इमेज के जरिए, जिसको हम कोर और न्यूक्लियस, एनवेलप, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन मटेरियल एंड एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सब हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और फिर हम आगे की वीडियो में अगले कमिंग स्लाइड में वी कैन नो ईच ऑफ एवरीथिंग, एंड वी कैन डिस्कस एंड वी कैन एक्सप्लोर आवर नॉलेज। तो जस्ट हमने यहाँ पर एक समझने के लिए एग्जाम्पल दे दिया है, क्योंकि एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम डिस्कस करते चलेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, और हमें, हाँ डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस, बट जो सही टाइम पर एक एक पॉइंट को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या है कि हमको यहाँ पर देखना था कि जो सेल होता है कैसे बना होता है, किस चीज़ से बना होता है, उसका कंपोजिशन क्या है। तो यहाँ पर जैसे मैंने दिखा दिया कि आंसर में कि यहाँ पर जो अगर हम सेल को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो वी कैन सी हर एक सेल में हम लोग तीन फीचर्स देख सकते हैं, जिसका जिसका नाम है, पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है, फिर दूसरा आता है न्यूक्लियस आता है, फिर तीसरा आता है साइटोप्लाज्म। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर हम अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें आपको और अच्छी चीज़ें दिखने वाली हैं। यस। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे व्हाट इज सेल। वही वही चीज़ हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कि अब हमको वहाँ पर जो एक दिख रहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हम, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, तो हम वहाँ पर एक एक पॉइंट को हमने बोला था कि एक एक पॉइंट को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और हम अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है, तो यहाँ पर सबसे पहला आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल विच प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द इन्वायरमेंट्स। तो यहाँ पर जो हमारा जो सेल का मेम्ब्रेन होता है, जो सबसे बाहर, सेल के जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है, और वो हमारे जो वो हमें बचाता है, जो हम उसका काम क्या है कि प्रोटेक्ट करता है कि environment से। This membrane allows entry and exit of some materials from the cells. That is why is called selectively
परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जो इसका इसका फंक्शन क्या है कि ये जो मेम्ब्रेन है हमें मतलब कुछ चीज़ों को बाहर और अंदर जाने की परमिशन देता है, कुछ चीज़ों को जाने की परमिशन, जिसकी ज़रूरत है उसको अंदर आने की इजाज़त देता है, परमिशन देता है, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको बाहर जाने की इजाज़त देता है। जस्ट मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया है। और दूसरी चीज़ क्या है कि दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड, इट इज दैट इज़ व्हाई, यहाँ पर यहाँ पर दिखाया है कि दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको हम परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या है कि सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय ए पर्सन कॉल्ड डिफ्यूजन। तो हमें जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलता है और ऑक्सीजन अंदर हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो ये ये जो फंक्शन है इसको डिफ्यूजन कहते हैं। तो यहाँ पर एक हमने और छोटा सा यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर अंदर क्या होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं और इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, जो ग्लाइकोलिपिड होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन और चैनल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। तो इन लोगों का अलग अलग हमारे सेल्स में अलग अलग फीचर्स, अलग अलग फंक्शन है, जो हमारे जहाँ जैसे जैसे हमारे बॉडी को जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होता है वहाँ वहाँ वो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और जहाँ पर आप लोगों को कहीं भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें सवाल क्वेश्चंस कभी भी कर सकते हैं और उसका जवाब आप लोगों को अप्रोप्रिएट आंसर भी मिलेगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पर आता है डिफ्यूज़न। तो हमें जो वहाँ पर डिफ्यूज़न दिखा, तो ये डिफ्यूज़न भाई है क्या है, इसको हम लोग जान लेते हैं। उसमें क्या है, अब पढ़ने के लिए ही नॉलेज ही गेन करना है, तो एक एक पॉइंट को ही लेके चलेंगे, क्यों छोड़ेंगे किसी चीज़ को। तो उसमें हम डिफ्यूज़न में डिस्कस करेंगे। तो ये होता है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और दूसरा पॉइंट क्या है कि समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ए सेलुलर वेस्ट accumulates inside the cell higher concentration and outside the cell. Carbon dioxide concentration is low, so carbon dioxide moves out from the higher concentration to lower concentration by the process of diffusion. तो यहाँ पर एक चीज ये दिखाया है कि डिफ्यूजन में जहाँ पर, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे क्या दिखाया है कि ये ये जो कार्बन डाइऑक्साइड विच इज सेलुलर वेस्ट एक्यूमुलेट इनसाइड द सेल, ये एक्यूमुलेट होता है सेल के अंदर, और हायर कॉन्सेंट्रेशन के साथ, हायर कॉन्सेंट्रेशन के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन लो होता है, यहाँ पर ये दिखाया है। यहाँ पर और इसके लो कॉन्सेंट्रेशन के चलते, लो कॉन्सेंट्रेशन के चलते ये मूव होता है, मूव होता है बाहर की तरफ। और जो जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है उसके चलते ये इसके जैसे कि यहाँ पर है कि कंसंट्रेशन इसका लो है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो मुंह ये बाहर निकल जाता है हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल भी दे दिया है कि हाई कंसंट्रेशन है, और हाई कंसंट्रेशन है और प्योर वाटर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डिफ्यूज़न का जो हमने प्रोसेस दिखाया है यहाँ पर एक इमेज में, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन लो है, और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पर ये है हाई कॉन्सेंट्रेशन और ये प्योर वाटर।
तो चलते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ। आप लोग एक एक छोटा छोटा इसमें से, हमने ऐसे ऐसे पॉइंट वाइज हमने स्लाइड को तैयार किया है, जो मटेरियल बनाया है। आप लोगों को एग्जैक्ट पॉइंट वही मिलेगा जो आप लोगों को ज़रूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा स्लाइड की तरफ। दूसरा स्लाइड क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं वाटर डिफ्यूजन में दिखाया है कि प्योर वाटर। तो हम इसको भी देख लेते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल क्या है। तो वाटर मॉलिक्यूल आल्सो इंटर थ्रू सिलेक्टिवली permeable membrane and are called osmosin from higher concentration region to lower concentration region. So if we put animal cells or plant cell into the solution of sugar or salt in water, if medium outside of the cell having higher water concentration, then the cell will gain water by osmosis. The cell is likely to swell up. Then water molecules are free to move in both the direction into inside the cells and outside the cells. Such solution called hypotonic solution. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा यहाँ पर बताया है। अगर if medium outside the cell having higher water concentration, then the cell will gain water by osmosis. The cell is likely to swell up. Then water molecules are free to move in both the direction into inside the cell and outside the cell. Such solution called hypotonic solution. If in the solution outside the cell concentration water is same as the cell, there will be no movement of water across the membrane. Such solution called isotopic solution. बड़ा अच्छा बताया है, बहुत अच्छे तरीके से हमने ये एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में भी हो गया और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के भी बारे में हो गया। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा एक एग्जांपल भी मेंशन किया है कि एक यहाँ पर H2O का वाटर मॉलिक्यूल में क्या क्या होते हैं, क्या क्या कंपोजिशन है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, H2O हाइड तो है यहाँ पर। ये जो है मॉलिक्यूल हो जाते हैं। दूसरा क्या है कि मैं आप लोगों को बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो जो इसके बारे में हमको वाटर मॉलिक्यूल के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो 5-6 क्लास की चीज़ें हैं, 6 स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं। तो हम चलते हैं, बस हम जस्ट एग्जांपल के लिए हमने मेंशन कर दिया था। हमारा मेन कंसर्न ये था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये आप लोग, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हायर कॉन्सेंट्रेशन से क्या होता है, और हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से क्या होता है, लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन से क्या होता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। ये परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बाद में, हम आपको सवा क्वेश्चंस भी करेंगे जो हमने डिस्कस करी है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में हम होता है क्या कि यहाँ पर if the solution outside on the cell, some interaction of water is low, then resultantly water will move from cell to outside. Resultantly all the cell will shrink. Such solution called hypertonic solution. चलिए यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी कंफर्म हो गया कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। इफ इन द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल some interaction of water is low, then resultantly water will move from cell to outside. Resultantly all the cell will shrink. Such solution called hypertonic solution. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के मतलब यहाँ पर हमने तीनों चीज़ों को समझा दिया है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है।
तो यहाँ पर नथिंग, यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब होता है सेल साइज इंक्रीज और स्वेल अप, और जो सेल साइज का बढ़ जाना या फूल जाना उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जानते हैं, कहते हैं। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, नो चेंज इन द साइज, जो कभी कोई भी सेल में चेंजेस ना हो तो उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि सेल साइज विल श्रिंक, तो उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर हाइपरटोनिक थोड़ा सा यहाँ पर H2O और हाइपरटोनिक और प्लाज्मोलाइज्ड का एग्जांपल भी मैंने दिया है। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड आउट फ्रॉम द सेल, कि ये हमारा सेल है, ये हमारा ये हमारे सेल हैं ये सब, और हमें यहाँ से वाटर इज ट्रांसपोर्टेड आउट, जो पानी जो है बाहर निकलता है यहाँ से बाहर की तरफ। और यहाँ पर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल इज लोअर, तो जो यहाँ पर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है बहुत लो है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से समझा दिया है, और ये हो गया। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर क्या कह रहे हैं आइए जानते हैं, देखते हैं यहाँ पर। ऑस्मोसिस इज ए केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू परमिएबल मेम्ब्रेन। जो ऑस्मोसिस का मेन प्रोसेस होता है वो परमिएबल मेम्ब्रेन के बिना बेसिस पर होता है, और इसमें यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोर प्लांट सेल्स टेंड टू गेन थ्रू ऑस्मोसिस। प्लांट्स रूट एब्जॉर्ब्स वाटर बाय ऑस्मोसिस। देखिए कितना अच्छा बताया यहाँ पर, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर organism and more plant cells tend to gain through osmosis. Plants root absorbs water by osmosis. By diffusion process, exchange of gases and water takes place in the life of cell. Cell Cells also get nutrition from the environment. We can say cell membrane is very flexible, made up of organic molecules called lipids. यहाँ पर देखिए इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई। यहाँ पर हम लोग ऐसे हाईलाइट कर देंगे तो हम लोग भूलेंगे नहीं ना, तो फिंगर टिप पे आ जाएंगे। तो we can we can say cell membrane is a very flexible made up of organic molecules called lipid and proteins. We can see plasma membrane only with the help of microscope. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी से ही हम इसे देख सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और सेल मेम्ब्रेन सेल एक्वायर्स इट्स फूड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम द environment, such process called endocytosis। चलिए भाई, बहुत अच्छे, आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल है अमीबा आल्सो गेट्स इट्स फूड थ्रू दिस प्रोसेस। एक बार हम और आपको पढ़ के सुना देते हैं ये पॉइंट। वी कैन से वी कैन से सेल मेम्ब्रेन इज वेरी फ्लेक्सिबल, मेड अप ऑफ organic molecule called lipid and proteins. We can see plasma membrane only with the help of microscope because of the flexibility of cell membrane. Cell acquires its food and other materials from the environment, such process called endocytosis। जो सेल हमारा फूड इन्वायरमेंट के जरिए प्राप्त करवाता है या करता है, तो उस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो बहुत अच्छे, और उसका एग्जांपल है एक अमीबा भी जो फूड लेता है, उसी उसी इन्वायरमेंट के थ्रू ही लेता है। ये सबसे बड़ा एग्जांपल है। और डियर एंड डियर स्टूडेंट, आज का क्लास, आज का वीडियो यहीं पर हम स्टॉप करते हैं, और हम आगे यहीं से हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप स्टडी एंड वट एवर यू आर गेटिंग डाउट what we discussed today, please ask your questions without feeling any hesitation in comment box, and
Definitely, I'll try to solve your doubts. I'm present here for always. Thank you so much. Thank you very much. Till then, bye bye and take care. Thank you.